नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और एनसीईआरटी का जो राजनीति विज्ञान का हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की है उसमें क्लास नंबर 3 पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता का चैप्टर है 11th क्लास की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब। स्वतंत्रता का चैप्टर चूंकि बड़ा चैप्टर है इसलिए कल हमने इसका पार्ट 1 किया था, आज हम इसके पार्ट 2 पर बात करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता को लेकर क्या प्रारंभिक बातें होती हैं इस पर मैंने कल भी काफी इंट्रोडक्शन दिया था, नकारात्मक सकारात्मक, उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हैं। साथ ही आज जॉन स्टुअर्ट मिल जो स्वतंत्रता के सबसे बड़े विचारक के रूप में भी जिनकी गणना होती है, उनके जो बहुत महत्वपूर्ण थॉट हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आगामी दिनों में मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम में आते रहे हैं। सबसे पहली ज़रूरत हमारी ये है कि हम पहले कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, किस प्रकार की अवधारणाएं हैं पहले वो हम समझें, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप होगा इसके क्वेश्चंस पर बात करने का। ठीक है, शुरू कर लेते हैं हम लोग। अध्याय 2 है स्वतंत्रता और देख पा रहे होंगे क्लास नंबर 3 है स्वतंत्रता पर, पार्ट 2 हम बात करने जा रहे हैं आज। वॉल्टेयर के कथन दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में। कथन हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आते ही आते हैं, ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूँ, किताबों के नाम, बहुत सारी परिभाषाएं ये हमें याद होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस में इनका समावेशन होता है। वॉल्टेयर जो स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण समर्थक रहे, उनका बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, है ना, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर या अन्य कोई भी न्यूज़पेपर, तो उसमें राजस्थान पत्रिका में वर्षों से एक कथन जो है वॉल्टेयर का उसमें लिखा मिलता है हमको, यदि आप लोगों ने ढंग से देखा हो, कि मैं जो है इस प्रकार का ये जो स्टेटमेंट है कि हो सकता है मैं आपकी बातों में सहमत ना हो लेकिन विचार अभिव्यक्त करने के जो आपके अधिकार है उसकी सदैव रक्षा करूंगा। तो ये बात वही है कि हो सकता है कि आप जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता क्योंकि मेरा मत, मेरा विचार अलग हो सकता है, लेकिन जैसा कल भी मैंने बात की थी कि स्वतंत्रता के लिए केवल प्रतिबंधों का अभाव होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सहनशीलता, सहिष्णुता की बहुत जरूरत होती है। और सहिष्णुता का मतलब होता है कि दूसरे के जो विचार हैं उनको भी हम सुने, उनको ग्रहण करें, उनको स्वीकार करें, और यदि हम उनको अस्वीकार भी करते हैं, अस्वीकार का मतलब है कि अगर हम उनसे जो है सहमत नहीं है तो अपनी असहमति के बिंदु हम प्रकट करें, लेकिन यह असहमति जो है वो विरोध के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, तब वो स्थिति सहनशीलता या सहिष्णुता की स्थिति बनती है। तो वॉल्टेयर का स्टेटमेंट है, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं ये उनमें, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता की। कल भी मैंने बात की थी, आज उससे आगे हम लोग जोड़ रहे हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए क्या लाइन दी है, नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, है ना। ये ऐसे कैसे वर्ड, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा था कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, थोड़ा वो भी हमें बता दिया जाए। तो वैसे तो मैं शुरू दिन से ही क्वेश्चंस का ही इसमें जिक्र कर रहा हूं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में इस तरह के शब्दों को देने का जो पेपर बनाने वाले हैं वो प्रयास करते हैं। जैसे ये शब्द दे दिया कि निम्न में से स्वतंत्रता का कौन सा क्षेत्र जो है व्यक्ति की अनुलंघनीयता को प्रस्तुत करता है। एक दे दिया नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा दे दिया सकारात्मक स्वतंत्रता, और सी दे दिया इसमें दोनों ही, और डी दे दिया उपरोक्त में कोई नहीं, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन हो गया। यह दे दिया नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन में दे दिया केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना एक सही ना दो सही, इस प्रकार का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वहां आया करते हैं। तो अनुलंघनीय का मतलब है जिसमें हस्तक्षेप ना हो सके या जिसको छेड़ा ना जाए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या करती है, क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। तो अनुलंघनीय कह लीजिए या इसको हस्तक्षेप कह लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। अगर आपको ध्यान है, कल की क्लास अगर बहुत ढंग से देखिए तो कल की क्लास में जब मैंने लिबर्टी पर स्टार्टिंग में अपनी बात की थी तो मैंने यही कहा था कि हम जो चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, हम वो जो करना चाहते हैं वो कर सकें, और हमारे विचार और हमारे क्रियाकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से, किसी दबाव से, किसी सीमाओं से बंधे हुए ना हो, कोई रुकावट ना हो, तब जाकर ये कहा जाता है कि हम स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि स्वतंत्रता में केवल इतना अर्थ होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र मूल्य, एक पवित्र दायित्व के रूप में प्रस्तुत होती है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता जब आती है तो वो कहती है कि हम जिन गतिविधियों को संपन्न करें वो गतिविधियां हमारे आत्म विकास में सहायक बने, हमारे समाज, हमारे राज्य और हमारे राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की, उन प्रक्रियाओं की संरक्षा में, सुरक्षा में वो सहायक हो सके, ठीक है। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता में लिखा है, देखिए, छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि हस्तक्षेप की बात होती है, यहीं आकर लेजिस्फेयर स्टेट की भी बात होती है ना, जिसको हम उदारवाद में पढ़ा करते हैं। लेजिस्फेयर स्टेट
हस्तक्षेप, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, न्यूनतम शासन की अवधारणा, ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े विचार हैं। तो देखिए पेपर बनाने वाले के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एज इट इज क्वेश्चन बना के दे दें, दूसरा इन्हीं लाइनों में से कुछ व्याख्या बना दे। जैसे मान लीजिए मैं पेपर बनाता तो मैं एज इट इज लाइन भी देता और उनकी कुछ व्याख्याएं भी देता, वही पेपर बनाने वाले भी करते हैं। इसलिए अगर हम जो पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन हम पहले याद करें और फिर उसकी जो व्याख्या मैं करने जा रहा हूं, साथ साथ करता हूं व्याख्या, उनको ढंग से समझ लें, अपने नोट्स बना लें, तो मुझे लगता है कि पेपर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, मेरी इस बात को यदि समझ पा रहे हैं ढंग से तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये मैं जो कहना चाह रहा था, देखिए इसमें से हस्तक्षेप शब्द निकाला हमने, लेजिस्लेट शब्द निकाला, न्यूनतम शासन का विचार निकाला, व्यक्ति को अकेले छोड़ देने का विचार निकाला, उदारवाद की अवधारणा इसमें से हमने निकाल दी। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए हस्तक्षेप आ गया, अभी मैंने बात की थी। हस्तक्षेप के छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप में व्यवहार कर सके। यानी मैं जो कार्य करना चाहता हूं, मैं मेरे मान सम्मान के लिए, मेरी व्यक्तिगत गरिमा के लिए, मेरे व्यक्तिगत खुशी के लिए मैं जो भी कार्य करना चाहता हूं वो कार्य मुझे करने दिया जाए, दूसरों की ओर से, जो मेरे चाहे अपने हैं या अननोन हैं उनकी ओर से किसी प्रकार की उसमें बाधा का सामना मुझे ना करना पड़े। अगर ये चीज आती है तो स्वतंत्रता का जो क्षेत्र है वो विस्तारित होता चला जाता है। हस्तक्षेप, देखिए फिर अगली लाइन आ गई, हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। देखिए ध्यान दीजिए, कथन कारण में इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये कथन एज इट इज पेपर बनाने वाले उठा सकते हैं यहां से, क्या हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी। भाई मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल लेकर या कार लेकर आप सड़क पर निकले हैं और वहां सड़क पर बैरिकेड नहीं लगाए गए, यानी हस्तक्षेप नहीं किया गया, यानी हस्तक्षेप रखा गया, तो जितनी दूरी तक बैरिकेड नहीं लगाए गए उतनी दूरी आप तय कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हेलमेट की अनिवार्यता भी नहीं की गई, हालांकि अच्छी चीज नहीं है, हेलमेट की अनिवार्यता तो है, वो तो पहनना भी है, ठीक है, सीट बेल्ट भी लगानी है, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि जितनी दूरी तक हम जा रहे हैं, कोई बैरिकेड नहीं लगाए गए हैं, कोई रेड सिग्नल नहीं लगाया गया, किसी प्रकार के ट्रैफिक की कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई है, तो जितनी दूरी तक व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी गाड़ी ड्राइव करता जा रहा है, हम ये कहेंगे कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना दूर होता चला गया स्वतंत्रता उतनी बढ़ती चली गई। मान लीजिए उसके घर से किसी स्थान की दूरी 10 किलोमीटर थी, 8 किलोमीटर तक कोई बैरियर नहीं है, हस्तक्षेप 8 किलोमीटर के बाद बैरियर लगाया गया, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्वतंत्रता का दायरा 8 किलोमीटर तक था। अगली बार जब वो जाता है, मान लीजिए 4 किलोमीटर पे बैरियर लगा दिया गया, तो हमने क्या कहा कि हस्तक्षेप हुआ, इसलिए स्वतंत्रता का दायरा जो था उसका 8 किलोमीटर से घटकर कितना रह गया, 4 किलोमीटर तक रह गया, है ना। यहां से बढ़ रहा था, यहां पर था पहले बैरियर, तो यहां तक थी स्वतंत्रता, अब की बार बैरियर यहां लगा दे तो स्वतंत्रता इतनी सी हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिए हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतनी ही स्वतंत्रता का दायरा बड़ा होगा, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है। ठीक है, और वैसे भी स्वतंत्रता का थॉट जब शुरू में आया है ना उदारवाद के साथ 16वीं सेंचुरी में, तभी नकारात्मक स्वतंत्रता के थॉट को ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये कथन कारण में लाइन आ सकती है, ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कल कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, साथ साथ वो भी हमें बता दें। तो निश्चित रूप से ये जो मैं बात रोज ही कर रहा हूं, पहले दिन से मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। हालांकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, है ना, वो आप चिंता मत कीजिए। अभी तो बहुत एक अच्छी लंबी यात्रा है हमारी, ये हम इस पे स्टार्ट किया है अभी तो हमने। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। और आप लोग जो भी कमेंट वगैरह करते हैं, मैं उनको सबको मैक्सिमम पढ़ता हूं, है ना, और जो भी ऐसा कोई चीज मुझे लगती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो उसका मैं रिप्लाई भी वहां करने का प्रयास करता हूं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इससे उलट अब आया सकारात्मक स्वतंत्रता। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क जो हैं वो कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं, है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि मैं जो कुछ करूं उससे मेरा आत्मविकास हो, मेरे व्यक्तित्व का विकास हो, मेरा सर्वांगीण विकास संभव हो सके। ठीक है, इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से। अब वही बात है, कथन कारण में दोनों चीज दे दी, एक नकारात्मक स्वतंत्रता का कथन दे दिया, एक सकारात्मक का दे दिया। कथन कारण सही व्याख्या है क्या, सही व्याख्या नहीं है क्या, कथन सही कारण गलत है क्या, कथन गलत कारण सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, नकारात्मक स्वतंत्रता का मूल सार हस्तक्षेप या प्रतिबंधों का अभाव या न्यूनतम प्रतिबंध। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है
आत्म विकास के अवसरों की उपस्थिति या व्यक्तित्व विकास। यानी सीधा सा हिसाब है कि यहां राज्य की भूमिका लिमिटेड हो गई, यहां राज्य की भूमिका व्यापक हो गई। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से सीधे सीधे तौर पर, क्षैतिज तौर पर जुड़ी रहती है। फिर से देखते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श हमें रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद घोष और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखे जा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि निम्न से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है, सकारात्मक का कौन है। तो रूसो, हीगल, रूसो जो है सामाजिक संविदा विचारक है हमारे, हीगल आदर्शवाद के विचारक हैं, हीगल राज्य की अत्यधिक बड़ी भूमिका की बात करते हैं, रूसो का राज्य भी जो है एक अत्यधिक बड़ी भूमिका पर आ जाता है। मार्क्स सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यद्यपि राज्य विहीन व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है उदारवाद या पूंजीवाद के समाजों से ठीक उलट प्रकार की स्वतंत्रता, जहां विवशता से निकलकर व्यक्ति स्वतंत्रता के लोक में प्रवेश करता है, अपने जीवन को मनचाहे तरीके से वो जी सकता है। गांधी जो है वो स्वतंत्रता को सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, रामराज्य के साथ, स्वराज्य के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। स्वराज्य की अवधारणा बेसिक रूप से गांधी की स्वतंत्रता के विचार का एक अधिक मूर्त और साकार रूप है। अरविंद घोष का जो अतिमानस का विचार है, राष्ट्रवाद का जो विचार है अरविंद घोष का, ठीक है, एक दार्शनिक मूल्य और गूढ़ रहस्य के रूप में है, आध्यात्मिक रहस्यवाद के रूप में जो आता है अरविंद का विचार, ये सब जो है सकारात्मक स्वतंत्रता, स्टेट की जो भूमिकाएं हैं उनको बढ़ाने की बात करते हैं। हालांकि देखिए जोरदार बात है कि गांधी जो है वो भी दार्शनिक राजकतावादी हैं, एक राज्य को संगठित हिंसा का प्रतीक मानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गांधी की जो सत्य और अहिंसा पर आधारित जो रामराज्य और स्वराज्य का जो विचार है वो उनके स्वतंत्रता के विचार से निकटता रखता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। यानी कि स्टेट के माध्यम से कुछ कल्याणकारी कार्य का मतलब होता है जैसे शिक्षा की व्यवस्था कर दी, स्वास्थ्य की कर दी, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर दी, रोजगार दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन के साधन दे दिए, कोई बैंकिंग उनके लिए प्रोवाइड करा दी, इंश्योरेंस दे दिया उनके लिए, सोशल सिक्योरिटी की सर्विस उनको दे दी, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, या कम्युनिटी सर्विसेज दे दी गई, सामुदायिक सेवाएं उनको दे दी गई। ये सारी की सारी चीजें जो है वो व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास और उसके आत्म विकास में सहायक होती है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता की डिमांड है। इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है कि व्यक्ति गरीबी या बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो। मतलब सीधी सी बात है कि अक्षमताओं का निराकरण। मैं यहां लिख देता हूं, आप इसे देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की अक्षमता या उसकी असमर्थता का निराकरण करती है और इस संबंध में साथ साथ नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा, है ना। इस संबंध में राज्य की भूमिका पर बल देती है। ठीक है साहब, ये ध्यान रखिए, है ना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति गरीबी या बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार जो है वो न केवल राज्य की भूमिकाओं की बात करता है बल्कि विभिन्न प्रकार के विभेदों के निराकरण की बात भी करता है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार उदारवाद में नकारात्मक जो विचार था उसको हटाते हुए सकारात्मक उदारवाद की तरफ आता है। साथ ही समाजवाद को, उदारवाद को समाजवाद के निकट लाने का प्रयास करता है। देखिए फिर से बोल रहा हूं, उदारवाद और समाजवाद दो अलग अलग विचार हैं, जबकि अलग ही नहीं बल्कि विपरीत विचार हैं। लेकिन स्वतंत्रता का जो सकारात्मक संदर्भ है वो उदारवाद के थॉट को समाजवाद से निकटता प्रस्तुत करता है। इसलिए जेएस मिल का जो थॉट है, जो उदारवाद के या नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक माने गए, लेकिन जेएस मिल का जो थॉट है वो संधि रेखा पर है, जहां वो उदारवाद और समाजवाद की संधि रेखा है, जहां वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की संधि रेखा है। इसलिए उन्हें समष्टिवादियों के जो है पूर्व सूचना देने वाले विचारक के रूप में भी उनकी गणना की जाती है। समष्टिवादी जो एक समाजवादियों की पूर्व सूचना दे रहा है, यानी जो कलेक्टिवनेस की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, केवल व्यक्ति को जो केंद्र में रखता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, जो समाज को केंद्र में रखता है या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की जो बात करता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत शानदार चीजें हैं, देखिए मजे आ रहे हैं इसमें। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि निम्न में से सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें आ गई, तो उसमें राज्य की भूमिका का एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, आत्मविकास, एक हो गया व्यक्ति के असमर्थताओं का निराकरण करने में राज्य और सरकार की भूमिका,
एक उसमें दे दिया कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उसकी सहभागिता होनी चाहिए। मतलब सीधा सा हिसाब ये है भैया कि सकारात्मक स्वतंत्रता ये मांग करती है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो उन परिस्थितियों का शिकार ना हो जिन परिस्थितियों में उसका वश नहीं है। यानी ऐसी परिस्थितियां जो उसके विकास में बाधक है, उन परिस्थितियों का निराकरण हो सके, व्यक्ति को समान रूप से व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिल सके, और राज्य जो है जहां तक हो सके व्यक्तियों को साथ ले। और इसीलिए जब मैंने कल भी कहा था कि जॉन रॉल्स जब अपने चिंतन की बात करेंगे न्याय में, वो स्वतंत्रताओं के साथ जोड़ते हैं शब्द समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत। इसलिए वो उपयोगितावाद के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत का खंडन करके कहते हैं हीनतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की अवधारणा। इसलिए वो सामाजिक न्याय के साथ जुड़ता है उनका विचार। खैर, हम आगे बात करेंगे उनकी, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। अगर यहां मैं थोड़ा सा इस लाइन को जोड़ूं, देखिए तो ये रूसो का जो सामान्य इच्छा का विचार है उससे जुड़ता है। रूसो व्यक्ति के व्यक्तिगत पक्ष और उसके सामूहिक पक्ष के मध्य एक समझौता बताता है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पक्ष का त्याग करता है, सामूहिक पक्ष में भागीदार बनता है, और जब सामूहिक पक्ष में भागीदार बनता है तो वास्तव में उसने जो कुछ त्यागा होता है उसको व्यापक रूप से प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब वो खोता कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है ना। यही रूसो के सामान्य इच्छा का विचार, और इसीलिए रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। फिर सबसे पहले तो अपने बुद्धि और विवेक के विकास के लिए, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता का क्षेत्र जो है वो कितना व्यापक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ तो केवल इतना सा हो गया कि व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए, स्टेट की ओर से ना कोई बंधन हो और ना कोई सहायता दी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये व्यक्ति की क्षमताओं का विषय बन जाएगा, और चूंकि सभी मनुष्यों की जो क्षमताएं हैं मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक, वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग होने से क्या होगा कि जिसकी क्षमताएं ज्यादा हैं वो उन स्वतंत्रताओं का, अवसरों का ज्यादा उपभोग कर लेगा। ऐसी स्थिति में समाज में असमानता कायम हो जाएगी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता जहां एक तरफ जो है व्यक्तियों में विभेद क्रिएट करेगी, वहीं दूसरी तरफ वो असमानता को जन्म देगी। इसलिए राज्य अपनी भूमिका को बढ़ाए और व्यक्तियों की अक्षमता का निराकरण करे, व्यक्तियों की जो तर्क बुद्धि और उनकी निर्णय क्षमता में विश्वास करे, व्यक्तियों के लिए सहायता के जो प्रोग्राम है वो वहां प्रोवाइड कराए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम ये कहते हैं कि रूसो, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूं, रूसो एक समुदायवादी विचारक हैं। अरस्तु, ग्रीन, रूसो, माइकल वॉल्जर, ये सब समुदायवादी विचारक हैं। समुदायवाद क्या होता है? वो कहता है कि व्यक्ति और समाज के जो रिश्ते हैं उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के विरोधी हो। जिस समय अरस्तु ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रिएचर, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग ना तो उसकी पहचान है ना वो समाज से अलग रह सकता, और यदि वो रह सकता है तो फिर वो मनुष्य नहीं है, वो या तो देवता के स्तर पर या फिर वो जो है पशु के स्तर पर है। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु को हम पहला समुदायवादी विचारक मानते हैं। ग्रीन जो है वो समुदायवाद की बात करते हैं, और रूसो जो है वो समुदायवाद की बात करते हैं। तो समुदायवाद क्या कहता है कि व्यक्ति और समाज के रिलेशन जो है उनको क्षैतिज संबंध देना चाहता है, सकारात्मक संबंध देना चाहता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से बोलते हैं, हम सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर मानते हैं कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करता है जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ कर सके। तो ये समुदायवाद की ओर चला जाता है थॉट, ठीक है। और मैंने कहा कि अरस्तु जो है, ठीक है, ग्रीन जो है, रूसो जो है वो समुदायवादी विचारक हैं, माइकल वॉल्जर जो है, ठीक है, ये समुदायवादी विचारक हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार जो है वो हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी, हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आगामी दिनों में मैं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में इजिया जो बर्लिन है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिनका अमर है नाम सकारात्मक स्वतंत्रता के चिंतन पर, उनके बारे में भी एक 10-15 मिनट का वीडियो मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊंगा। क्योंकि एक क्वेश्चन इजिया बर्लिन बोल दीजिए, आइजिया बर्लिन बोल दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है, उनके बारे में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। स्वेच्छातंत्रवादी विचारक माने जाते हैं, वो समकालीन विचारक हैं, हमारे 20वीं सदी के विचारक माने जाते हैं। तो उनका एक थॉट जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, वहां भी नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता की बात आएगी। तो ये जो बातें हैं ना आज की, ये उस दिन फिर से अपन रिलेट कर पाएंगे इनको, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए मैंने तो ठान लिया है, अब आपको ठानने की जरूरत है कि आपका जो एग्जाम है स्कूल लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जहां जहां भी पॉलिटिकल साइंस काम आती है, मैंने ठान लिया कि उस एग्जाम के लिए एक शानदार प्रकार की तैयारी अपन कर डालें। इतनी शानदार तैयारी कर लें कि
आप जब पेपर देखें तो लगे कि हाँ ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर सफल होना ना होना, नौकरी मिलना ना मिलना, ये देखिए हमारे भाग्य पर निर्भर करेगा, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने तो ठान लिया है और पिछले 2-2.5 महीने से लगातार मैं यूट्यूब पर सक्रिय हो गया हूं। आपने देखा होगा पॉलिटी की बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस लेकर आ रहा हूं, अभी एनसीईआरटी का प्रोग्राम ला रहे हैं। तो यही चाहूंगा, बस इतने सा मैं एक बहुत बड़ी अपेक्षा आप लोगों से करने जा रहा हूं, ये कि आप भी दमदार तरीके से अपनी तैयारी करिए। ये जो 30-35 मिनट की क्लास है इसको अच्छे से देख लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए, शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे, इसके एनसीईआरटी का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। जब प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, राज्य क्या करता है या समाज क्या करता है, प्रतिबंध क्या करते हैं कि वो इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार परंपराजन्य साधन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कई बार कोई सामाजिक रीति रिवाज का सहारा ले लिया जाता है, ठीक है। या कई बार जो है किसी धार्मिक प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो इस प्रकार के लाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल के वर्षों में पूरे विश्व भर में इस प्रकार की चीजें, हालांकि आज ही नहीं, ये सदा सदा ये चीजें दिखाई देती हैं। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम यदि कुछ प्रतिबंधों को स्वेच्छा स्वीकार कर लेते हैं, ये मानते हुए कि ये प्रतिबंध अंततः हमारे कल्याण करेंगे, हमारे भले के लिए होंगे, सामूहिकता इससे बढ़ेगी, इससे सामाजिक शांति व्यवस्था कायम रहेगी, तो फिर उसके बाद हमारी स्वतंत्रता के सीमित होने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता कटौती की जा रही है। देखिए यहाँ एक अन्य बात आई स्वतंत्रता में, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप भी समझ पा रहे होंगे, ऐसा मानना है मेरा, कि यहाँ स्वेच्छा का एक नया शब्द आया कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उन प्रतिबंधों को हम स्वेच्छा से इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम उसके मूल मंतव्य को समझ पाते हैं, हम ये जान पाते हैं, ये मान पाते हैं कि यदि इन प्रतिबंधों को स्वीकार किया गया तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व के विकास का जो परम लक्ष्य है वो परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही हमारा विकास होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के विकास में हमारी जो भूमिका है वो भूमिका निश्चित रूप से बढ़ सकेगी, हमारा चहुमुखी विकास हो सकेगा और समाज और व्यक्ति के जो संबंध है वो क्षैतिज रूप से कायम हो सकेंगे। तो निश्चित रूप से फिर वो जो प्रतिबंध हैं वो हमारी स्वतंत्रता में कटौती नहीं करते हैं, बल्कि हमारी स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्वेच्छा का संदर्भ है। यहाँ आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रता, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं जो है वो साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए दोनों एक दूसरे उलट हैं, नकारात्मक सकारात्मक, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए चलती हैं क्योंकि जहां मैंने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि जहां तक हो सके बंधन ना हो, और सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि जहां तक हो सके हमारा विकास हो सके, तो प्रतिबंध ना हो हमारे जीवन पर, लेकिन साथ ही हम उन कार्यों को करें जो हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसलिए मैंने जेएस मिल की लाइन कही थी, जेएस मिल के उस कथन में दोनों ही स्वतंत्रता मिलती हैं, कल भी कही थी मैंने, आज फिर कह रहा हूं कि हमें अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहां तक है, यानी प्रतिबंधों का अभाव। यहां तक लाइन है नकारात्मक स्वतंत्रता, जब तक कि वो किसी दूसरे के सिर या नाक से ना टकरा जाए। यानी अगर हमारी कुछ करने की स्वतंत्रता जब तक किसी दूसरे का अहित ना करे तब तक उसे रोका जा सकता है, लेकिन दूसरे का अहित करने की कैटेगरी में जैसी आए वो उस स्वतंत्रता को स्टेट के नियम कानून कायदों के अनुसार रोका जा सकेगा। या एक पुल पर चलने की हमारी आजादी है, लेकिन अगर उस पुल के टूटने का खतरा है तो स्टेट हमें उस पुल पर चलने से रोक सकता है, क्योंकि जीवन का नाश करके कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है अंततः आत्मविकास की प्राप्ति, व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति। ठीक है, तो एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। बिल्कुल, रूसो की जब आलोचना होती है, हीगल की जब आलोचना होती है, तो यही कहा जाता है कि ये जिस व्यक्ति को जिस स्टेट के सामने सिर झुकाने के लिए कह रहे हैं वो स्टेट असल में जो है व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण कर लेगा। इसीलिए यह कहा गया कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का शीश कटा लेवियाथन है, या हीगल के लिए कहा गया कि हीगल जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण बताकर, स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ बताकर व्यक्ति को राज्य की वेदी पर बलिदान करके उसको सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करने की बात करता है, और ऐसे में निरंकुश या अधिनायक शासन का समर्थन करता प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहां जो है ये महत्वपूर्ण स्लाइड है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी संदर्भ दिया गया इसका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है वो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। अब क्या होगा, पेपर्स बनाने वाले ऐसे कैसे लाइन उठा सकते हैं, है ना।
लाइन ऐसे ऐसा कैसे उठाई जा सकती है? हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से कौन सी स्वतंत्रता जुड़ी हुई है? तो दे दिया संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मत देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप टिक कर दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला माना जाता है। क्या है इसकी लाइन? देखते हैं। जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबल तर्क रखे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के दो रूप रखे, एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा कार्य की स्वतंत्रता, और इसमें एक तो रखा स्वयं संबंधी और दूसरा रख लिया पर संबंधी, ठीक है ना। दो प्रकार की स्वतंत्रता रखी गई। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। हाँ, स्टुअर्ट मिल का एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, इसको हम देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। 19वीं सदी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक हैं, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन से विचारक का संबंध ब्रिटेन से या मिल का संबंध किस देश से है, तो चार ऑप्शन दे दिया, ब्रिटेन दे दिया, फ्रांस दे दिया, जर्मनी दे दिया, इटली दे दिया, है ना, इस प्रकार से, ग्रीस दे दिया, यूनान। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति और विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। ऑन लिबर्टी किताब है जॉन स्टुअर्ट मिल की। कल का जो हमारा क्लास थी उसमें जो थंबनेल बना हुआ था, थंबनेल में ऑन लिबर्टी ही लिखा हुआ था, इनकी किताब का ही वो फ्रंट पेज था। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वो चार कारण पेश करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कथन उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति की राय बाकी सारे समाज की राय से अलग है तो भी समाज को अधिकार नहीं कि उस एक व्यक्ति को चुप करा दे, क्योंकि जिस तरह उस एक व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है कि जिस दिन उसे सत्ता मिली वो बाकी सारे लोगों को चुप करा दे। तो इसका मतलब एक व्यक्ति की राय को महत्व दिया जाए। वो कहते हैं कि सनकियों और झक्कियों को भी, है ना, जिनमें सनक होती है, झक्की मतलब एक शब्द लिखा गया, जैसे होता है ना कि कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, कोई उसका औचित्य नहीं, मस्त अलमस्त जिसको हम बोल देते हैं कई बार कि अलमस्त व्यक्ति है बिल्कुल। तो सनकियों और झक्कियों को भी विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो ये कहते हैं। क्योंकि हो सकता है, वो कहते हैं कि इन्हीं सनकियों और झक्कियों में से जो है लाइन चलती है व्याख्या में कि इन्हीं सनकियों और झक्कियों में से हो सकता है कि कोई महान दार्शनिक निकल आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। अभी एक चलिए मैं खैर बाद में बात करूंगा इस बारे में। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में चार कारण उन्होंने पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। पहला नंबर देखिए, सबसे पहला नंबर वो क्या कहते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे हुए सच्चाई के अंश को भी हम खो देंगे। इससे गलत और सही दोनों विचारों को टकराने दीजिए, अंततः सही विचार सामने आ जाएगा। तो कोई विचार जो है, इसलिए कहा भी जाता है कि विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का मतलब होगा मानव समाज की पीढ़ी को जो है वर्षों पीछे धकेल देना, उस सच से उनको वंचित कर देना जिसे जानने का उन्हें हक है। सेकंड ऑप्शन पहले कारण से जुड़ा है। क्या? सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से उत्पन्न होता है। ये कुछ हमें वैसा ही लग रहा है वाद प्रतिवाद संवाद। इसलिए देखिए हम ये कह सकते हैं कि जेएस मिल का ये जो विचार है, कालांतर में हीगल और कालांतर में जो कार्ल मार्क्स का हीगल का जो विचार है वाद प्रतिवाद संवाद, उससे इसकी हम एक साम्यता जोड़ने का यहाँ प्रयास कर सकते हैं। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है, सही तरह के विचारों के उदय में वो बहुमूल्य हो सकता है। थर्ड नंबर कह रहे हैं ये विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य, यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। सुकरात मुझे लगता है इसके सबसे बड़े उदाहरण हो सकते हैं। सुकरात के बारे में कहा गया स्पीकिंग ट्रूथ टू दी पावर, सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलने का एक बीड़ा सुकरात उठाते हैं। और तत्कालीन समाज जो है, तत्कालीन जो सत्ता है वो सुकरात के विचारों को ग्रहण नहीं करती, स्वीकार नहीं करती और सुकरात को विष पिला दिया जाता है, ठीक है। एक अभी हमारे इस पे एक पोस्ट डाली थी, हमारे एक बहुत अच्छी पोस्ट आई थी, उसमें हमने इंस्टा पे डलवाई। तो उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि सुकरात जो है अगर वो जहर नहीं पीते तो पक्का मर जाते। आप समझिए जो लाइन है कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। जहर पीने के बाद भी सुकरात अमर है, ठीक है। तो सुकरात को जहर दिया गया इसलिए क्योंकि वो सत्य के विचारों पर अडिग रहे। तो उन्होंने जहर पीना स्वीकार किया अपने सत्य के विचारों पर अडिग रहने के कारण, और वो आज भी जिंदा है।
सुकरात आज भी जिंदा है। इसका मतलब यह है कि अगर उनके सत्य को उस समय स्वीकारा जाता तो निश्चित रूप से उस समय के समाज का, उस समय की व्यवस्थाओं का बहुत भला होता। लेकिन सुकरात के विचारों को स्वीकार नहीं किया गया, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया। फिर सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो के जो विचार हैं उनको जिंदा कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि सुकरात के जीवन ने नहीं बल्कि सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी। ये कहा गया कि प्लेटो के रूप में सुकरात ऐसा लगता है फिर से जीवित हो गए हैं। चाहे वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत हो, चाहे आदर्श राज्य का विचार हो, चाहे न्याय का विचार हो, चाहे साम्यवाद का विचार हो, ये सारे, या विवेक का विचार हो, एक जो है साम्यवाद का विचार हो उनका, ये सारे के सारे विचार जो हैं वो उन घटनाक्रमों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में प्रस्तुत हुए। तो हर समय में इसका महत्व है। सत्य के बारे में खतरा हमेशा होता है कि विचारहीन और रूढ़ उक्ति में वह बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना जो है वो सिद्ध हो पाता है। फोर्थ नंबर है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। क्योंकि मैंने कहा कि कल से मैं बात कर रहा हूं लगातार कि स्वतंत्रता का मतलब ही है सहिष्णुता, सहनशीलता। हम केवल अपने ही विचारों को सत्य मानकर ना चलें। जैसे कहा ना, वोल्टेयर का जो कथन आया वो क्या कथन आया कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन विचार प्रकट करने के आपके जो अधिकार है उसकी सदैव रक्षा करूंगा। हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत ना हो पाऊं। सहमति असहमति विचारशील मनुष्यों का ही लक्षण है, लेकिन विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। यानी ऐसा नहीं कि आपके विचार को मैं कह दूं नहीं 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 ये कोई विचार होता है, नहीं, आप भी अपना विचार रखिए, मैं भी अपना विचार रखूंगा। जो कुछ गलत होगा कट जाएगा और जो कुछ सच होगा वो उभर कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो विचारों की टकराव को होने दिया जाए, गलत उसमें खत्म हो जाएगा, सत्य जो है उसमें प्रस्तुत हो जाएगा। तो कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया वे बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। सुकरात का मैंने इसलिए उदाहरण दिया है ना, यहां जो हमने सुकरात का जीवन पूरा का पूरा इसी में है ना, बहुत बारीक नुक्ता है, अगर समझ सको इसे। सुकरात जहर का प्याला नहीं पीता तो सच में मर जाता है ना। आप समझिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, बहुत बारीक नुक्ता है ना, बहुत बारीक पहेली है। अगर समझ सको सुकरात ने जहर ना पिया होता तो सचमुच मर जाता। तो सुकरात मरकर भी जिंदा है, तो उसके विचारों को दबाया गया लेकिन वो विचार तो प्रकट होते चले गए। ठीक है, तो बहुत कितना और बेहतरीन होता अगर उस समय उसके विचारों को स्वीकार किया जाता। शायद एक नए प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि सुकरात से प्रेरित होकर जो विचार है और एक सुकरात स्वयं अपने विचार रखता, उन दोनों विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंतर होना स्वाभाविक है। ठीक, दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण कथन जो है इनके दिए गए, इनके द्वारा। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से इसे उठाया। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। हानि सिद्धांत पेपर में पूछा जाता है कई बार, क्या है हानि सिद्धांत? किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य है आत्मरक्षा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कोई कार्य करने की स्वतंत्रता वहां तक तो है जहां तक वो दूसरों के जीवन से ना टकराए, लेकिन जैसे ही दूसरों के जीवन को खतरा होगा आपकी स्वतंत्रता को रोक दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड आत्मरक्षा। तो हानि के सिद्धांत से सीधे सीधे क्षैतिज रूप से कौन सा सिद्धांत जुड़ा? आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसीलिए आप देखिए ना, हॉब्स का सिद्धांत भी क्या कहता है कि शासक यदि व्यक्ति को घायल करने, अपने आप को मारने का अधिकार अगर आज्ञा दे दे तो फिर व्यक्ति को उस शासक का विरोध करने का अधिकार हॉब्स भी देते हैं। जबकि निरंकुश लेवियाथन शासक को व्यक्तियों ने सारे अधिकार दिए थे। क्या थी हॉब्स की लाइन? कि मैं अपने पर शासन करने के अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर सौंप दूंगा कि तुम भी अपने पर शासन करने के अपने सभी अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दोगे और आत्मरक्षा के अलावा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के अलावा इसके अधिकारों का विरोध नहीं करोगे। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन तो हॉब्स भी मानते हैं। देखिए, हॉब्स जो निरंकुश लेवियाथन के सामने नतमस्तक कर देते हैं व्यक्ति को, वो भी आत्मरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य आत्मरक्षा है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। रूसो भी इसे आत्मरक्षा की बात करते हैं। आदिम अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में यही आत्मरक्षा का विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये क्या कहते हैं? आत्मरक्षा सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यानी अगर शक्ति का प्रयोग भी किया जा रहा है तो उसका औचित्य विचारों का दमन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने स्वयं संबद्ध और पर संबद्ध कार्यों में अंतर बताया। मैंने यहां बताया था स्वयं से संबंधित और अन्य संबंधित, स्वयं संबंधी और पर संबंधी। ठीक है, ये कार्य हमने लिए थे अभी। तो मिल जो है वो स्वयं संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर बताते हैं।
स्वयं संबंध वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि पर संबंध कार्य वे जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। हालांकि जब मिल की आलोचना होती है, जेएस मिल जब हम देखेंगे आगे कभी, तो हमें देखेंगे जेएस मिल की आलोचना में ये होता है कि एक व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वयं और पर में बांटना बड़ा मुश्किल है। जैसे व्यक्ति अगर मान लीजिए जो है नशा करता है और नशे करने के बाद उसके परिवार को ही कष्ट देता है, तो फिर उसे स्वयं संबंधी कार्य मानकर उसे स्वतंत्रता दी जाए या पर संबंधी कार्य मानकर उसे रोका जाए, तो आलोचना भी होती है। आलोचना तो स्वस्थ समाज का एक लक्षण है। क्रिटिकल आलोचनात्मक दृष्टि रखना एक स्वस्थ समाज का लक्षण है, लेकिन निराधार आलोचना नहीं होनी चाहिए, तर्क युक्त आलोचना होनी चाहिए। ध्यान रखिए, मिल का तर्क है। और एक तो ना कृपा करके पढ़िए, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, पढ़ने से ही नॉलेज मिलेगी, उससे ही एग्जाम क्लियर होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है भैया, ध्यान रख लीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, खूब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है। पढ़कर ही एग्जाम क्लियर होता है, पढ़कर ही एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो किसी को लग रहा है मान लीजिए कि भाई इतना सारा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, नौकरी चाहिए साहब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, सीधी सी बात है। और कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, मजे आ जाएंगे। मिल का तर्क है कि स्वयं संबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकेंगे। बिल्कुल, तो आप देखिए कहां तो प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता पर था और वहां से होता हुआ प्रतिबंधों के औचित्य, प्रतिबंधों की उपयुक्तता की तरफ हम लोग बढ़ गए। यानी स्वतंत्रता एक ऐसा मूल्य है, मैंने कल बात की थी, स्वतंत्रता स्वयं से कलह करने वाली वस्तु है, कहा गया स्वयं से संघर्ष करती है। कथन आया कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द है जिसने मानव मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो, ठीक है। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो, प्रतिबंध तभी लगे, ऐसा नहीं, मतलब मात्र संभावना के आधार पर नहीं, वास्तव में वह हानि होती हुई दिखती हो तब जाकर उसको प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से उसे अमान्य करने के सुझाव देता है। कोई सामान्य मामूली सी हानि अगर हो रही है तो फिर कानून की शक्ति का उपयोग ना किया जाए, सामाजिक रूप से उस व्यवस्था को अमान्य कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो उससे होने वाली हानि समाप्त हो जाए, क्योंकि वो कार्य रोक दिया जाएगा तो वो हानि भी खत्म हो जाएगी। किन्हीं पर संबद्ध कार्यों पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए, ठीक है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये भी देखिए वही सहनशीलता, सहिष्णुता का पक्ष है कि हम ये देखिए क्या होता है कि हम जब समाज में रहते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सामाजिकता से युक्त होता है ना। हम जो है अलगाव में तो रहते नहीं, समाज में रहते हैं, तो हमारे कार्यों से हो सकता है समाज को थोड़ा असुविधा हो या समाज के किसी व्यक्ति के कार्य से हमें असुविधा हो, तो देख लें कि वो असुविधा क्या इतनी है जो बियरेबल है, उसे सहन किया जा सकता है, उससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। यदि सहन किया जा सकता है तो उस बात पर फिर हमें ना कोई गंभीर कार्रवाई करने की सोचनी चाहिए, ना ही कोई प्रतिकार प्रतिरोध की जरूरत होनी चाहिए। छोटी मोटी असुविधा हम भी सह सकते हैं और दूसरे व्यक्ति भी सह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लाइन इसमें लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगे। बड़ी अच्छी बात है, देखिए बड़ी गंभीर बातें। मैं तो नतमस्तक हूं इन विचारकों के प्रति, इन्होंने इतनी बड़ी बातें की। अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, पेपर तो हमें करना ही है, पेपर तो क्लियर करने की कोशिश करनी ही है हमें, है ना, ये ध्यान रखिए। लेकिन इन बातों को जीवन में भी उतारें तो सहनशीलता का एक जो गुण है वो हमें विकसित हो सकेगा। प्रयास करना चाहिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मुझे भी प्रयास करना है, आप भी प्रयास कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए, क्योंकि अंततः तो स्वतंत्रता का अर्थ ही था प्रतिबंधों का अभाव। तो प्रतिबंधों का अभाव, राज्य की सत्ता की उपस्थिति, प्रतिबंधों का औचित्य और फिर प्रतिबंधों की जरूरत कितनी है इसका औचित्य का निर्धारण कर लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये अच्छा, अभी तो हैं 2 पेज और हैं। हाँ, भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, ऑनरेबल कोर्ट की जो व्याख्याएं हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, खंड उपखंड हैं उसके अनुच्छेदों के, वहां औचित्यपूर्णता का जो समावेशन है वो किया गया है कि कोई भी प्रतिबंध तभी प्रतिबंध माना जाए जब वो औचित्यपूर्ण हो, तर्क संगत हो। ये जो औचित्यपूर्ण है इसके लिए युक्ति युक्त या युक्ति संगत शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। युक्ति युक्त कह लीजिए
युक्ति संगत कह लीजिए या तर्क संगत कह लीजिए, है ना, रेशनल कह लीजिए। ऐसे प्रतिबंधों, जरूरी है कि प्रतिबंध समुचित और तर्क की कसौटी पे कसे। जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उस पर जो प्रतिबंध है वो होने चाहिए जो औचित्यपूर्ण है। जैसे भारत की प्रभुता अखंडता का संदर्भ है, राज्य की सुरक्षा का संदर्भ है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का संदर्भ है, लोक व्यवस्था का संदर्भ है, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन, शिष्टाचार या सदाचार या नैतिकता, ये 8 प्रकार के प्रतिबंध में बोल दिए। आप लिख लीजिए, आर्टिकल 19 खंड 2 में दिए गए हैं 8 प्रकार के प्रतिबंध जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं, वाक अभिव्यक्ति पर। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो अतिरेक हो ना ही असंतुलन हो। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को ही खतरे में डाल देगी। अंततः स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छिपी होती है। याद कीजिए, कल वाली क्लास में फिर से हम पहुंचे, चयन की क्षमता, विकल्पों की उपस्थिति, है ना। देखिए सब चीजें जुड़ी हुई हैं। मजे आ गए स्वतंत्रता के चैप्टर में, मुझे तो बहुत मजे आए। ठीक है, आपको भी आने चाहिए, क्योंकि इतनी व्याख्या करी है। लगभग 40 मिनट की आज की क्लास हुई है, कल की 40 मिनट की क्लास 1.5 घंटे में हम स्वतंत्रता के चैप्टर को कर पाओ। लगभग सभी महत्वपूर्ण चीजें इसकी मैंने लेने का प्रयास किया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छिपी होती है, और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। ठीक है, तो निर्णय अच्छे होने चाहिए, विकल्पों के चयन में समझदारी होनी चाहिए, तर्क संगतता होनी चाहिए, समाज और राज्य की जो भूमिकाएं हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, और बुद्धि एक परिष्कृत होनी चाहिए, सहनशीलता का विकास होना चाहिए। तमाम प्रकार के जो गुण हैं वो स्वतंत्रता के विचार के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, हाँ, और ये आ गया हमारा प्रचार की स्लाइड। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये देख लीजिएगा। कोर्स वगैरह आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का आभार है। कोर्स भी है और टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी क्लास 3 और 2 चैप्टर हमने कर लिए। पहला चैप्टर आंतरिक सिद्धांत, दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता। अब कल हम बात करेंगे समानता वाले चैप्टर की। ये चैप्टर भी बड़ा है, इसलिए इसके भी 2 या 3 पार्ट हम करेंगे। ये काफी बड़ा है समानता का चैप्टर, तो हो सकता है इसके 3 पार्ट किए जाए। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी चीजों का समावेशन मैं कर रहा हूं। आप देखिए, एनसीईआरटी किताब यदि आपके पास हो, आप मिलान कर लीजिए, कितनी सारी चीजें इसमें एज इट इज वहां से लेकर फिर उसकी व्याख्या मैं करता हूं। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन ये हमारी जो तैयारी है वो एक अच्छी स्थायित्व को प्राप्त करेगी और हमें सफलता दिलाने वाली ये तैयारी होगी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, हमारी राज्य की, हमारी संस्थाओं की समृद्धि में हम योगदान दे सके, और हम स्वयं भी समृद्ध हों, और जो है हम अपने समाज को भी समृद्धि का जो योगदान है वो प्रदान कर सकें। ठीक है, तो हम सभी जो हैं इस दीपावली के पावन पर्व पर एक अच्छा संकल्प लें कि बहुत अच्छा हम रहेंगे, बहुत अच्छे कार्य करेंगे, बहुत अच्छे विचार रखेंगे। और मैं आप सभी लोगों से फिलहाल के लिए जो है विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे, क्लास नंबर 4 होगी, समानता चैप्टर 3 होगा। पास का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।